वो शायर उद्दीपों के लिए उन्होंने एक फ़ंड कायम किया, आपको 15 लाख में मिल जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। कि जालिब साहब ने कहा कि मैंने अजमल खटक की खशखशी दाढ़ी की खातर भुट्टो जैसा नफीस इंसान ठुकरा दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे उन्होंने शेख ज़ैद हॉस्पिटल में मरने से पहले ना मुझे ये कहते, यार वो अहमद नदीम कासमी साहब है ना, यार मैं उनकी बड़ी क्लास लेता रहा, क्योंकि वो उन्होंने एक दरबारी किरदार अदा किया था। आए दिन टीवी पर रिपोर्ट्स चलती हैं आपकी फैमिली के हवाले से कि हुकूमत आपकी कोई माली मावनत नहीं करती। झूठ बोलते हैं। मैं हबीब जालिब साहब का बड़ा साहबजादा हूँ। मेरा नाम नासिर अब्बास जालिब है। मैं आज आवाम के साथ, आप दोस्तों के साथ अपने वालिद साहब की कुछ यादें ताज़ा करना चाहता हूँ और वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके बचपन में जब जालिब साहब जेल चले जाते थे तो आप छोटी सी उम्र में क्या सोचते थे कि मेरे वालिद क्यों जेल गए? देखिए, बचपन में तो ज़ाहिर है बच्चे को पता नहीं होता कि ये किस जुर्म की सज़ा इनको मिल रही है। मेरे छोटे बेटे भाई का इंतकाल हुआ तो उसकी जनाजा पड़ा था, भुट्टो साहब का दौर था जी। तो पुलिस ने पूरे हमारे उस इलाके को, उस पूरे जो सराउंडिंग गलियाँ थी वो सारी वो पुलिस ने घेर ली और वालिद साहब मेरे बैठे हुए थे। तो पुलिस आके जालिब साहब को उन्होंने कहा कि चले भी चलना है। जालिब साहब ने कहा मैं पेश कर लूँ, नाश्ता कर लूँ, मेरे बेटे का जनाजा पड़ा है। वो उन्होंने कहा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो जालिब साहब को गिरफ़्तार करके रीगल जो FIA की बिल्डिंग है वहाँ ले गए। मैं सारा दिन सारी रात रोता रहा। मैं कि यार मेरे वालिद को, मेरे भाई का जनाजा पड़ा और ये उठा के ले गए और इन्होंने इतना भी कोई नहीं किया कि ख्याल करते, और क्या जुर्म किया। मुझे ख्याल आया कि यार ये कोई चोरी की है, डकैती की है, कोई कत्ल किया है, क्या किया है, कुछ भी नहीं, कोई जुर्म की हुकूमत के ख़िलाफ़ नज़में लिखी हैं, उसकी पादाश में इन्होंने जेल में डाल दिया, पकड़ लिया है। ख्याल तो आता था कि ये यार ये अपने बेटे का जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया। नहीं पढ़ने दिया। एक दफ़ा का वाक़या है कि वो चौधरी शुजात साहब घर पे आ गए, वज़ीर दाखिला ज़िया-उल-हक़ के थे वो। ज़िया-उल-हक़ जब आया तो उन्होंने भाई ये सारे हैदराबाद टर्मिनल से सारे सियासी रहनुमाओं को इनको आज़ाद कर दिया था। तो वो जालिब साहब को जब उन्होंने ना आज़ाद किया तो चौधरी शुजात आया घर हमारे एज ए वज़ीर दाखिला। कोट लखपत ब्रिज का इफ्तिताह था तो उसने आके ना पैदा फ़ोन करवाया थाने से कि जालिब साहब घर पे हैं, हम आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी जालिब साहब को फ़ोन आया? उन्होंने कहा हाँ भाई। उन्होंने कहा जी हम आ रहे हैं, SP साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा SP साहब आ रहे हैं, खैर तो मुझे पकड़ना है। मेरी वालदा ने कहा भी ले भी अब तैयारी कर लो, बैग तैयार कर लो, मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। उनको पता नहीं होता था कब कब पकड़ के ले जाएँ, घर से ले जाएँ, बाहर से ले जाएँ। हर वक्त तो उनका साल में 10 महीने तो जेल में होते थे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ भाई। फिर फ़ोन आया जी हम आ रहे हैं, IG साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई आ जाओ, मैं घर पे हूँ, मैं भाग नहीं रहा, मैं तैयार हूँ, बस मुझे ब्रश करना है, नाश्ता करना है, मैं तैयार, मेरा बैग, आ जाओ। फिर फ़ोन आया जी चौधरी शुजात साहब आ रहे हैं। चौधरी शुजात साहब, उन्होंने कहा ठीक है, चौधरी शुजात साहब आ रहे हैं, उसे कहना कि प्रोटोकॉल के बगैर आए और गाड़ी खुद ड्राइव करके आए, क्योंकि मेरे इसके वाले के साथ ताल्लुकात थे। मैं नहीं चाहता कि वो ज़िया-उल-हक़ का वज़ीर है और मेरे घर आए तो लोग कहेंगे कि यार ये जालिब तो एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और फ़ौजी जो आमिर है उसका वज़ीर है, और उसका वज़ीर तुम्हारे घर है तो लोग लेके नौकरियों के लिए, अपनी सिफारिशों के लिए लोग जालिब साहब वेलफेयर का काम भी बड़ा करते थे लोगों का। मैं आप हैरान होता था कि लोगों के लिए बड़ा वो सेक्रेटरी में गए हैं, किसी डिपार्टमेंट में गए हैं, उसकी जॉब करा रहे हैं, उसकी ट्रांसफ़र करा रहे हैं। वही होता था वो उनका सिस्टम। और वो आ गया चौधरी शुजात, बगैर प्रोटोकॉल के गाड़ी ड्राइव करके खुद ही आ गया, बैठ गए। उन्हें बड़ी कोशिश की जालिब साहब को कि 5 आपने आगना जालिब साहब वहाँ के आपने इफ्तिताह करना है, पुल का ज़िया-उल-हक़ के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवानी है। वो शायर उद्दीपों के लिए उन्होंने एक फ़ंड कायम किया, आपको 15 लाख में मिल जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। बेटे भतीजे हैं, तू मेरा, तेरे वालिद साहब नाल मेरी दोस्ती है, मैं तेरी जेब चो ना मैं 10 रुपये ले लाँगा, अपनी जेब च मैं दे जा, मैं ले लाँगा। तेरे प्यो वालिद दे भी जेब चो ना मैं पैसे कढ़ लेंदा सी, वो मैं मदद करते सन मेरी। चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब, मुझे चौधरी ज़हूरुल्लाह ने बैंक में लगवाया, नेशनल बैंक में। तो वो मैं उनका बड़ा ममनून हूँ, दोनों का, चौधरी शुजात का और चौधरी ज़हूरुल्लाह का।
या आपका कोई भी बहन भाई आला तालीम हासिल नहीं कर सका, उसकी वजह क्या माली मसाइल थे या कुछ और थी वजह उसकी? बस वो बहन भाई मेरे तवज्जो नहीं दे सके, और जालिब साहब ने बड़ी कोशिश की इनको पढ़ाने की, क्योंकि मैं मैट्रिक मैंने किया है तो मेरे ऊपर तो उन्होंने बड़ा तवज्जो दी है। उन्होंने मेरे सारे अखराजात तालीमी जो थे वो उन्होंने बर्दाश्त किए सारे, उसमें उन्होंने मुझे हर तरह की फैसिलिटी दी, ट्यूशन भी रख के दी, स्कूल के लिए बाकायदा मेरे उन्होंने जो आपको कभी खुद भी पढ़ाते थे जालिब साहब? नहीं, घर के हालात भी ऐसे हो गए, गुर्बत हमारे घर फाके हर वक्त हमारे उन्होंने बसेरा किया हुआ था, तो लिहाजा वो तालीम पे तवज्जो नहीं दे सके, मगर फिर भी वो कोशिश करते रहे कि भी आप पढ़ें आप पढ़ें। क्या किसी हुकूमत ने आपकी फैमिली की माली मावनत की या आपको कोई प्लाट वगैरह दिया? देखिए जी, जालिब साहब तो हमेशा हुकूमत से कुछ नहीं लिया उन्होंने। मैं जब तक अपनी फैमिली के साथ रहा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और अपनी वालदा के साथ रहा, मैंने अपनी वालदा को ये ऐसी कोई बात नहीं करने दी। जब से मेरा उनके साथ एक इख्तलाफ हुआ है असूलों पर, तो मैं जब छोड़ा तो उन्होंने फिर हुकूमतों से अमदाद भी ली और प्लॉट भी लिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहबाज शरीफ ने या किसी दूसरी गवर्नमेंट ने भी दिया आपको कुछ? शहबाज शरीफ ने तो बहुत खिदमत की है मेरे फैमिली की, 25,000 रुपये महीना देते रहे, और 5-5 लाख रुपए तो कई मरतबा दिया उन्होंने मेरी फैमिली को, मेरी सिस्टर्स को, जो कि वो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी फैमिली के लिए। और उनके साथ वो शायर उदीबों के बड़े वो थे, उनके प्रमोटर थे, उनके ऊपर बड़ी शफकत करते थे, इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते रहे हैं। ज़रदारी साहब ने 10 लाख दिया था मेरी सिस्टर को। लेकिन आए दिन टीवी पर रिपोर्ट्स चलती हैं आपकी फैमिली के हवाले से कि हुकूमत आपकी कोई माली मावनत नहीं करती। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सारी हुकूमतों ने, चौधरी शुजात ने भी दी हैं, परवेज़ लाई ने भी दी हैं, परवेज़ मुशर्रफ ने भी दी हैं। अच्छा। हाँ, बेनज़ीर भुट्टो ने जब अपोजिशन में ये एग्ज़ाइल में थी बीबी, तो वहाँ से 2 लाख भिजवाए थे मेरी फैमिली के लिए। तो वो ऐसी बात नहीं है। वो तो आए दिन टीवी पे रिपोर्ट्स चलती हैं कि जी गवर्नमेंट कोई माली मावनत नहीं करती। नहीं, मांगना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है, मगर वो उनको अब ये एक उनका बन गया, एक सिलसिला बन गया यही, क्योंकि उनको अब उनका और भी ज़रिया माश है, उनके पास है, प्रॉपर्टी उनके पास है, रॉयल्टी उनके पास है, हर चीज़ वो उनका कंट्रोल है। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। आप अपनी फैमिली से अलग हैं? मैं अपनी फैमिली से लेता हूँ। मैं बड़ा साहबजादा हूँ जालिब साहब का, और लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं बड़ा साहबजादा हूँ। मैंने कभी ये बताया भी नहीं। जालिब साहब ने क्या कभी आपको कोई नसीहत की? जालिब साहब ने मुझे तारीख़ी नसीहतें की थी, जिसको मैंने अपने दिमाग में, अपने दिल के अंदर रखते हुए वो उस पर मैंने पहरा दिया 25 साल पूरा। मुझे उन्होंने शेख ज़ैद हॉस्पिटल में मरने से पहले ना मुझे ये कहते, यार वो अहमद नदीम कासमी साहब है ना, यार मैं उनकी बड़ी क्लास लेता रहा, क्योंकि वो उन्होंने एक दरबारी किरदार अदा किया था। वो उन्होंने जो लेफ़्ट की पॉलिटिक्स थी, जो उन्होंने नज़रियाती पॉलिटिक्स थी, जो शायर उदीबों के साथ, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बिहेवियर था, वो कुछ उन्होंने तब्दील कर लिया था, तो वो मुराद उन्होंने ले ली थी। तो मैंने कहा मैं उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए यहाँ आपके पास बुलवा लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पहले मुझे मरने देना, फिर उनके साथ जाके माफ़ी मांगना उनसे। तो वो मैंने उनसे जालिब साहब की वफ़ात के बाद। इस बात के कितनी देर बाद जालिब साहब का इंतकाल हुआ? तीसरे दिन, यानी कि 3 दिन पहले उन्होंने आपसे ये बात की? जी। वो मुझे और भी वसीयतें की हैं। एक उन्होंने ये कहा था कि मेरी किताब मैं जो है गैर मतबूआ शायरी जो है वो छाप देना, और ये जो तुम्हारे बहन भाई है, मैं हार गया। मैंने बड़ी कोशिश की इनको पढ़ाने की कि पढ़ जाओ पढ़ जाओ पढ़ जाओ, देखो तुम पढ़ गए, मैंने तुम्हें बैंक में लगवा दिया। एक मेरा छोटा भाई अनवर है, वो यूबीएल में है, वो लहदा रहता है वो भी, मगर उनको भी उन्होंने जालिब साहब ने यूबीएल में लगवा दिया, अभी तक बैंक में आए। तो ये नहीं पढ़ सके, तो ये भी कोई पढ़े होते थे, ये भी किसी पोस्ट में बैठे होते। बहरहाल यानी हुकूमत से अपीलें ना इनको करनी पड़ती, ना करनी पड़ती जो बारहा जी। हुकूमत से अपील तो उन्होंने हमारी माली मावनत की जाए। अगर ये मतलब अच्छी तालीम हासिल कर लेते, जैसे आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने कभी हुकूमत से अपील नहीं की, तो इस तरह इनको भी ना करनी पड़ती। नहीं, हर चीज़ इनके पास है, प्रॉपर्टी है इनके पास है, प्लॉट दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इनको प्लॉट दिया गोलरा शरीफ में, इस्लामाबाद में, पीपल्स पार्टी के दौर में।
आप वो अहमद नदीम कासमी साहब के हवाले से बता रहे थे कि आपके वालिद साहब ने आपको एक नसीहत की। तो कुल्लू से नेक्स्ट डे ताज़ीज़ रेफरेंस रखा गया फ्लैटी होटल में, जिसकी सदारत अहमद नदीम कासमी साहब फरमा रहे थे। तो मुझे भी बुलाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अब खानवादा जालिब हबीब जालिब साहब के वाले वाले साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा बहुत मशकूर मैं आपका, आपने ये ताज़ीज़ रेफरेंस रखा और इस हवाले से मुझे यहाँ मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, आपने मुझे पुरसा के लिए यहाँ बुलाया। मैं इस पुरसा के हकदार आप लोगों को समझता हूँ, आवाम को समझता हूँ। कब आपके लिए नगमे ये गीत कौन लिखेगा? लोग दाड़े मार कर रोने लग गए। तो यूँ ही मैंने कहा आज की जो रेफरेंस की तकरीब की सदारत अहमद नदीम कासमी साहब फरमा रहे हैं, तो मैं इस हवाले से अपने वालिद साहब की एक जो विल है वो पूरी करना चाह रहा हूँ। तो वो अगर मुझे कासिम साहब आप इजाज़त दें तो मैं ये आज बड़े मजमे में उसका इज़हार करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बेटा कहो। मैंने कहा मेरे वालिद साहब ने मरने से 2 दिन पहले मुझे कहा था कि आप के बारे में कोई ऐसा जुमला, ऐसा फ़िक्रा जो आपके किरदार के हवाले से आपको गिरा गुजरा हो। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि आपसे ना मैंने ऐसे हाथ ही किए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। अहमद राय साहब ने कहा नहीं कि कासिम साहब कहण दो मुंडे नूं, कहो बेटा कहो। कतील शिपाही ने कहा कासिम साहब आप खामोश हो जाए, कहें आप। फ़खर ज़मान ने भी कहा कासिम साहब आप खामोश हो जाएं। मुस्तफ़ा कुरैशी ने भी कहा कहो बेटा कहो। मैंने कहा आज वो मैं अपनी वालिद साहब की जो विल है वो आज पूरी कर रहा हूँ। आज मैं भरे मजमे में कासिम साहब आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं अपने वालिद साहब की वो विल पूरी कर रहा हूँ। तो मैंने वो विल पूरी कर दी। और उसके बाद वो 2-3 वसीयतें और थी। वालिद साहब ने कहा था कि यार मैं हार गया, अपने तुम्हारे बच्चे जो हैं उनको अपना नाम दे के जा रहा हूँ। मेरी फैमिली में किसी का नाम जालिब नहीं है, सब ने बाद में नाम रखे हैं। मेरे बच्चों का नाम 5 बहन भाइयों का नाम जो है मेरे बच्चों का, मेरे वालिद साहब रखा अमर जालिब जो MBA LLB है। मेरी बेटी कुर्रतुल जालिब जो है वो MA है। बेटी मेरी BA ग्रेजुएट जो वो आनम जालिब, उसका नाम रखा। मखदूम जालिब को कहा मेरा गद्दी नशीन है, बेटे को मेरे को कहा, छोटा सा था मैंने नाम नहीं रखा, तो उसको कहा ये मेरा गद्दी नशीन है। तो उन्होंने कहा यार मेरे मरने के बाद ये ना हो कि मेरी नस्ल को लोग कहें कि ये जाहिल निकले हैं, तो इसको पढ़ाना। मैं खामोशी से कोई काम नहीं किया, मैंने उनकी याद में प्रोग्राम किया और 20 साल 25 साल मैंने बच्चों को बिल्ड किया, पूरा उनको पढ़ाया दिया। अब वो अपने बच्चे कोई किसी सतह पर, किसी हुकूमती लेवल पर मैंने कभी जाके ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों की तालीम है यार इतनी, मुझे यहाँ बच्चों को मेरे जॉब दो यार। MA LLB बच्चा मेरा प्राइवेट जॉब करते हैं और 2 महीने बाद 3 महीने बाद निकाल देते हैं, और इनको शर्म नहीं आती हुकूमतों को कि ये जालिब की जो नस्ल है वो पढ़ी लिखी है, उनको उनका हक दे दो, यही दे दो कि इनको जॉब, अच्छी जॉब मिल जाए। वो भी नहीं दी उन्होंने, और मैंने ये काम किया है। और मैंने मेरे वालिद साहब की आखिरी विल जो मुझे पहले उन्होंने कहा था, जब मैं बैंक में मुलाजिम हुआ था, उन्होंने कहा यार ग्रेजुएशन कर लेना। मैंने 2 साल पहले ग्रेजुएशन की है, BA की है। अभी 2 साल पहले? 2 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन, उनकी ख्वाहिश पूरी की। ख्वाहिश पूरी करने के लिए जालिब साहब जब शेख ज़ायद हॉस्पिटल में थे तो जंग पब्लिशर वालों ने वो जो एक वज़ीर आला थे वाई साहब, जालिब साहब के साथ कोट अकबर जेल में भी थे। वो एक दिन आए शेख ज़ायद में, उन्होंने कहा कि जालिब मैं तेरा इलाज कराना बाहर, तेन बाहर भेजना, तू मेरा जेल च रहा तो तेरे भाभी साढ़े लिए पराठे बना के लेंदे रही है तो तू कर। और जालिब साहब ने कहा नहीं यार मैं नहीं जाना बाहर, तू इत्थे तेन इन्ना ही शौक है तो इत्थे तो लोगों को डिसिप्लिन नहीं मिलती, तो तू मैंने कह रहा बाहर जाना, तो इतने ठंडे पानी की मशीन ला दे थे। तो फिर वो जंग पब्लिशर को पता चला, तो जंग पब्लिशर ने रब्ता किया जालिब साहब से कि हम आपका इलाज करवाते हैं, लंदन भिजवाते हैं। तो यहाँ से उन्होंने इसका जालिब साहब के सारे एक्सपेंडिचर बियर किए और उनको एक डॉक्टर के साथ लंदन क्रॉमवेल हॉस्पिटल में वहाँ भिजवाया, जहाँ वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि अब इनकी बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस नहीं है कि ये जब उनको एनेस्थीसिया दिया जाएगा तब तो ये वापस नहीं आ सकेंगे, इनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होगी कि ये अपने आप को वापस लेके आएँ। तो वो फिर इंतकाल हो गया जालिब साहब के। वो मुझे वालदा, क्योंकि घर के हालात इस तरह ही थे हमारे, मरने के बाद भी मरने से पहले भी। तो मेरी वालदा ने कहा नासिर जाओ ज़रा जंग वालों से ज़रा हिसाब किताब कराओ, कोई रॉयल्टी हमारी बनती होगी तो वो हमें मिल जाएगी। मैंने जाके लेटर दिया उनको, रिक्वेस्ट की,
मुझे उनके सेक्रेटरी ने, यहाँ लाहौर जंग वालों ने मुझे फ़ोन पर रब्ता करके बुलाया। मैं गया और उन्होंने वो लिस्ट पूरी बना के दे दी जो अखराजात लंदन में किए थे, वो उससे मिना करके उन्होंने मुझे ना कहा कि आपकी तरफ जो ना वो 15,000 रुपये निकलते हैं। जाले साहब को पता था इन लोगों का, साथ सरमायादारों का, जागीरदारों का और ये हुकूमतों का, उनको इनके सारे इनके कद का पता था इनका। जाले साहब इसीलिए मुताहत रहते थे कि इनके आगे हाथ नहीं फैलाते थे। तो क्योंकि जाले साहब ने एज ए ना वहाँ पर प्रूफ रीडर जंग में भी काम किया, कराची में काम किया, तो उस हवाले से क्योंकि उनकी नज़में भी जाले साहब छापते, जंग पब्लिशर्स छापते थे, उस हवाले से उनको कहा ये इनकी बड़ी खिदमात हैं, चलो हम इनका इलाज कराते हैं। मगर वो बिज़नेसमैन जो होता है वो देखता है अपना सारा, उसके नज़र में उसकी कोई कदर नहीं है इंसान की, पैसे की कदर है, वो पैसे पे तोलता हर चीज़ को। तो वो सही करते हैं। ये आज के जो एंकर हैं, जो सारे पॉलिटिशियन हैं, वो सारे इनको जिस तरह अब जंग के साथ सलूक किया जा रहा है, जो मीडिया के साथ अब किया जा रहा है, उसी की वजह से किया जा रहा है कि जो इन्होंने बोया है वो काट रहे हैं। भुट्टो साहब अपनी जमात को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, तो मियाँ महमूद अली कसूरी साहब के घर पे ना मीटिंग हो रही थी, तो जालिब साहब ने भुट्टो साहब को सपोर्ट किया था अयूब खान के ख़िलाफ़। तो उस हवाले से उनको बड़ा उनकी कदर थी जालिब साहब की, और उन्होंने कहा कि अब तो सारी नायब जो है वो पीपल्स पार्टी में आ गई है, जालिब क्यों रह गया है, तो जालिब को भी बुलाओ। उन्होंने ड्यूटी लगाई मुस्तफ़ा खर की, मुस्तफ़ा खर ने आगे शेख रफ़ीक अहमद साहब की ड्यूटी लगा दी। शेख रफ़ीक साहब हमारे घर आ गए संत नगर में एक फ़्लैट में। तो उन्होंने कहा भाभी जी वो भुट्टो साहब बुलाया, फटाफट चलो। उन्होंने कहा भाभी शेख साहब तू हाले तो उन्हें नाश्ता करना है और तैयार होना, उन्होंने नहाना है, उन्होंने कपड़े तब्दील करने हैं। वो कपड़े कितने, कपड़े दें कपड़े। उन्हें शेख साहब ने कहा मैं कपड़े धोवांगी तो पाएंगे ना, वो तो टाइम लगेगा, तुम जाओ आ जाएंगे। कहते नहीं मैं लेके जाना है, मैंने लेके जाना है। मैं देख रहा ये क्या हो रहा है। उन्होंने मेरी वालदा ने कपड़े धो के दिए और मुझे कहा ये जाओ ऊपर जाके ना इसको धूप में फैलाओ। मैं गया वो लेके कपड़े, मेरे पीछे वो चला गया। शेख रफ़ीक अहमद साहब पीछे ही आ गए मेरे। और पापा जी छोटा जी मैं करना ना, और नहीं वो लड़का पाया था, नहीं मैं करना। वो मेरे साथ ऊपर गए छत पे वो ऐसे कुर्ता उन्होंने निकाला, झाड़ा उसको, और भागते भागते ऐसे जाएँ, भागते ऐसे जाएँ, और हवा लगे वो बहुत जल्दी वो सूख गया। शलवार भी ऐसे सुखाई, उन्होंने सुखा के ना जल्दी वालदा को दिया कि ये ले अपना भाभी जी है उन्होंने सूख गए थे, इन्हों इस्त्री करा लो या की करना। उन्होंने कहा मैं इस्त्री कर दी इन्हों। मेरी वालदा ने इस्त्री करके पहनाया, वही वो पहना तो जालिब साहब उनके साथ चल दिए। अब वहाँ पर जाके ऊपर भुट्टो साहब ने उनको जो ऑफ़र की कि मैं आपको MPA बनाता हूँ, मैं आपको MNA बनाता हूँ, वज़ीर बनाता हूँ, आपके ऊपर कैंपेन पे, आपके इलेक्शन पे पैसे लगाता हूँ, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। सब आ गए, देखो कसूरी भी आ गया, रऊफ़ तार भी आ गया, फलां भी आ गया, और तुम नहीं आए अभी तक, तुम मेरी पार्टी में चलो, मेरे साथ आओ। उन्होंने कहा भाई कभी समंदर भी दरिया में गिरता है, दरिया समंदर में गिरते हैं, तुम अपनी दुकानदारी चलाओ, मैं अपनी दुकानदारी चलाऊँगा, मैं नायब की कमर में छुरा नहीं कौंपूँगा। अच्छा, उन्होंने कहा ये क्या अजीब पागल है, जो कि बाद में उन्होंने जालिब साहब ने अपनी आप बीती में लिखा। ये बड़ा एक तारीखी जुमला उन्होंने जो अपनी आप बीती में उन्होंने ये पर जंग पब्लिशर ने छापी, जो मौजूद है कि जालिब साहब ने कहा कि मैंने अजमल खटक की खशखशी दाढ़ी की खातर भुट्टो जैसा नफीस इंसान ठुकरा दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जालिब साहब की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जेल में गुजरा। जब वो जेल चले जाते थे तो फिर आपकी गुजर बसर कैसे होती थी? एक तो मेरे दादा दादी जो थे ना वो कराची से आ जाया करते थे। मेरे वाले साहब मुशायरों में जाते थे और वो फिल्मी गाने भी लिखते थे। तो बंदरगाह पे भी उन्होंने, कराची की बंदरगाह के भी ऊपर भी उन्होंने सामान अपनी पुश्त पे उठाया, बड़ी मेहनत की। तो वो मेरे वाले साहब जो थे वो अपने वालिदैन के बड़े सादतमंद बेटे थे, बड़े ताबेदार बेटे थे। तो जब वो जेल में जाते थे वो मना तो करते थे मेरे दादा दादी के, तुम ये सियासत कर रहे हो, तुम ये नज़में लिखते हो, तुम पकड़े जाते हो, फिर ये बच्चों का क्या है। कभी कभार मेरे ताया जो है वो कराची बुलवा लिया करते थे हम सारी फैमिली को, क्योंकि अब ये तो गया 6 महीने के लिए, साल के लिए गया, तो अब ये बच्चों का कौन है पीछे। तो वो तो उनका मसला हल हो जाता था, को अंदर वो परेशान नहीं होते थे कि अब ये दादा दादी आ गए तो ये वकील कर लेंगे, खुद ही डेटे भुगत लेंगे।
नैब भी आके हमारी हेल्प करती थी। नैब के कुछ दोस्त, वकील, शायर अदीब और जो ये फ़नकार अदाकार थे, रियाशाद, नीलो, दर्पण, संतोष कुमार, वो तालिश, आगा तालिश, मोहम्मद अली, ज़ेबा, ये बाकायदा हमारे घर संतनगर आते थे। सारे ईद वाले त्यौहार पे वो आके फिर भी कभी कभार वो हमारी वो हेल्प करते थे। उनको पता कि ये शायर है, इसका काम ये है, तो लोग ख्याल रखा लोगों ने काफ़ी, बाद में भी रखा, मेरी फैमिली का भी रखा उन्होंने, मगर इस तरह मांगना नहीं चाहिए था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जलावतनी काट के ज़िया-उल-हक़ के दौर में पाकिस्तान आई तो जालिब साहब ने उनकी लिए ना एक नज़्म लिखी, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहाती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहाती लड़की से, ज़रे ही सही कोह से टकरा तो गए हम, दिल लेके सरे अरसाए गमा तो गए हम। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसून। चार अगर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के, वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और जालिब साहब के हवाले से उनकी यादें ताज़ा की और जालिब दोस्तों तक मेरा पैगाम पहुँचाने में आपने मेरा बहुत कोऑपरेशन दी। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ।